नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं राजा निर्बंसिया कहानी। ये कहानी आधी मैं करवा चुकी हूँ, आज आगे का भाग करेंगे, तो आइए देखते हैं। अब से पहले जो हमने कहानी की थी उसमें दो कहानी साथ साथ चलती है, राजा निर्बंसिया की और दूसरी कहानी जगपति और उसकी पत्नी की है। जगपति जो कि घायल अवस्था के बाद अब ठीक हुआ है, यानी काफी समय वो घायल रहा, उसकी गोलियां लगी थी जिसका उपचार चल रहा था, लेकिन अब वो चल फिर सकता है। अब उसे काम की आवश्यकता है, उसे लगता है कि वो खाली नहीं रह सकता, उसे जीवन में करने के लिए काम की आवश्यकता है। और एक दिन उसकी काम धाम की समस्या भी हल हो गई। तालाब वाले ऊंचे मैदान के दक्षिण ओर जगपति की लकड़ी की टाल खुल गई, बोर्ड तक टंग गया। टाल की जमीन पर लक्ष्मी पूजन भी हो गया और हवन भी हुआ। लकड़ी की कोई कमी नहीं थी। गांव से आने वाली गाड़ियों को इस कारोबार में पैरे हुए आदमियों की मदद से मोल तोल करवा के वहां गिरवा दिया गया। गांठें एक ओर रखी गई, चैलों का चट्ठा करीने से लग गया और गुद्दे चीरने के लिए डाल दिए गए। दो तीन गाड़ियों का सौदा करके टाल चालू कर दी गई। भविष्य में स्वयं पेड़ खरीदकर काटने का तय किया गया। बड़ी बड़ी स्कीमें बनी कि किस तरह जलाने की लकड़ी से बढ़ाते बढ़ाते एक दिन इमारती लकड़ी की कोठी बनेगी, चीरने की नई मशीन लगेगी। कारोबार बढ़ जाने पर बच्चन सिंह भी नौकरी छोड़कर उसी में लग जाएगा। बच्चन सिंह जो कि कंपाउंडर है, और उसने महसूस किया कि वह काम में लग गया है। अब चौबीसों घंटे उसके सामने काम है, उसके समय का उपयोग है। दिन भर में वह 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वह पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन और रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता है। और अब वह कामदार था, यानी उसके पास अब काम था। वह कामदार तो था, लेकिन जब टाल की उस ऊंची जमीन पर पड़े छप्पर के नीचे तख्त पर वह गल्ला रखकर बैठता, सामने लगे लकड़ियों के ढेर, कटे हुए पेड़ के तने, जड़ों को लुढ़का हुआ देखता, तो एक निरहिता बरबस उसके दिल को बांधने लगती। उसे लगता एक व्यर्थ पिशाच का शरीर टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने डाल दिया गया है। फिर इन पर कुल्हाड़ी चलेगी और इनके रेशे रेशे अलग हो जाएंगे, और तब इनकी ठठरियों को सुखाकर किसी पैसे वाले के हाथ तक पर तोल कर बेच दिया जाएगा। और तब उसकी निगाहें सामने खड़े ताड़ पर अटक जाती, जिसके बड़े बड़े पत्तों पर सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध पर फड़फड़ाकर देर तक खामोश बैठे रहते। पर यानी पंख फड़फड़ाकर ताड़ का काला गड़ेदार तना और उसके सामने ठहरी हुई वायु में निसहाय कांपती भारहीन नीम की पत्तियां चकराती झड़ती रहती। धूल भरी धरती पर लकड़ी की गाड़ियों के पहियों की पड़ी हुई लीक धुंधली सी चमक उठती, और बगल वाले मूंगफली के पेंच की एकरस खरखराती आवाज कानों में भरने लगती। बगल वाली कच्ची पगडंडी से कोई गुजरकर टीले के ढलान से तालाब की निचाई में उतर जाता, जिसके गंदले पानी में कूड़ा तैरता रहता, और सुअर कीचड़ में मुंह डालकर उस कूड़े को रौंदते रहते। दोपहर सिमटती और शाम की धुंध छाने लगती, तो वह लालटेन जलाकर छप्पर के खंबे की कील में टांग देता, और उसके थोड़ी ही देर बाद अस्पताल वाली सड़क से बच्चन सिंह एक काले धब्बे की तरह आता दिखाई पड़ता। गहरे पड़ते अंधेरे में उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता, और जगपति के सामने जब वह आकर खड़ा होता तो वह उसे बहुत विशाल सा लगने लगता, जिसके सामने उसे अपना अस्तित्व डूबता महसूस होता। एक आध बिक्री की बातें होती और तब दोनों घर की ओर चल देते। घर पहुंचकर बच्चन सिंह कुछ देर जरूर रुकता, बैठता, इधर उधर की बातें करता। कभी मौका पड़ जाता तो जगपति और बच्चन सिंह की थाली भी साथ लग जाती। चंदा सामने बैठकर दोनों को खिलाती। बच्चन सिंह बोलता जाता, क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसा पड़ा है कि उसकी भी बाहर है, और तरकारी का स्वाद भी न मरता। होटलों में या तो मसाला ही मसाला रहेगा या फिर तरकारी ही तरकारी। वाह वाह, क्या बात है अंदाज की। और चंदा बीच बीच में टोक कर बोलती जाती, इन्हें तो जब तक दाल में प्याज का भुना घी न मिले तब तक पेट ही नहीं भरता। या सिरका अगर इन्हें मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। पहले मुझे सिरका न जाने कैसे लगता था, पर अब ऐसा जबान पर चढ़ा है कि, या इन्हें कागज सी पतली रोटी पसंद ही नहीं आती। अब मुझसे कोई पतली रोटी बनाने को कहे तो बनती ही नहीं, आदत पड़ गई है, और फिर मन ही नहीं करता।
पर चंदा की आंखें बच्चन सिंह की थाली पर ही जमी रहती। रोटी निपटी तो रोटी परोसती, दाल खत्म हुई तो भी एक चमचा और परोसती, और जगपति सिर झुकाए खाता रहता। सिर्फ एक गिलास पानी मांगता और चंदा चौंक कर पानी देने से पहले कहती, अरे तुमने तो कुछ लिया भी नहीं। कहते कहते वह पानी दे देती और तब उसके दिल पर गहरी सी चोट लगती। न जाने क्यों वह खामोशी की चोट उसे बड़ी पीड़ा दे जाती, पर वह अपने को समझा लेती, कोई मेहमान तो नहीं है, मांग सकते थे, भूख नहीं होगी। जगपति खाना खाकर टाल पर लेटने चला जाता, क्योंकि अभी तक कोई चौकीदार नहीं मिला था। छप्पर के नीचे तख्त पर जब वह लेटता तो अनायास ही उसका दिल भर भर आता। पता नहीं कौन कौन से दर्द एक दूसरे से मिलकर तरह तरह की टीस, चटकन और ऐंठन पैदा करने लगते। कोई एक रग दुखती तो वह सहलाता भी। अब सभी नसें चटकती हूं तो कहाँ कहाँ राहत का अकेला हाथ सहलाए। यानी उसे उसके जीवन में अनेक प्रकार के दुख थे, परिस्थितियां ठीक नहीं थी। लेटे लेटे उसकी निगाह ताड़ के उस ओर बनी पुख्ता कब्र पर जम जाती, जिसके सिरहाने कंटीला बबूल का एकाकी पेड़ सुन सा खड़ा रहता। जिस कब्र पर एक पर्दाशीन औरत बड़े लिहाज से आकर सवेरे सवेरे बेला और चमेली के फूल चढ़ा जाती, घूम घूम कर उसके फेरे लेती और माथा टेक कर कुछ कदम उदास उदास सी चलकर एकदम तेजी से मुड़कर बिसातियों के मोहल्ले में खो जाती। शाम होते फिर आती, एक दिया बारती और अगर की बत्तियां जलाती, फिर मुड़ते हुए ओढ़नी का पल्ला कंधों पर डालती तो दिए की लो कांपती, कभी कांप कर बुझ जाती, पर उसके कदम बढ़ चुके होते, पहले धीमे थके उदास से और फिर तेज सधे सामान्य से, और वह फिर उसी मोहल्ले में खो जाती। तब रात की तन्हाइयों में बबूल के कांटों के बीच उस साए साए करते ऊंचे नीचे मैदान में जैसे उस कब्र से कोई रूह निकलकर निपट अकेली भटकती रहती। तभी ताड़ पर बैठे सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध मनहूस सी आवाज में किलबिला उठते और ताड़ के पत्ते भयानकता से खड़बड़ा उठते। जगपति का बदन कांप जाता और वह भटकती रूह जिंदा रह सकने के लिए जैसे कब्र की ईंटों में बबूल के साया तले दुबक जाती। जगपति अपनी टांगों को पेट से भींचकर कंबल में मुंह छुपा औंधा लेट जाता। तड़के ही ठेले पर लगे लकड़हारे लकड़ी चीरने आ जाते। ठेके पर लगे लकड़हारे, जो कि ठेके पर लगे थे, यानी उनका दिहाड़ी पर नहीं, वो ठेके पर थे। तब जगपति कंबल लपेटे घर की ओर चला जाता। राजा रोज सवेरे टहलने जाते थे, माँ सुनाया करती थी। ये राजा निर्बंसिया की कथा जो माँ सुनाती थी। एक दिन जैसे ही महल के बाहर निकल कर आए कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी उन्हें देखते ही अपना झाड़ू पंजा पटक कर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम, आज राजा निर्बंसिया का मुंह देखा है, न जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, न जाने कौन सी विपत यानी विपत्ति टूट पड़े, क्योंकि जिसका आगे वंश नहीं बढ़ा उसका मुंह देखना भी लोग अशुभ समझते थे। राजा को इतना दुख हुआ कि उल्टे पैरों महल को लौट गए। मंत्री को हुक्म दिया कि उस मेहतरानी का घर नाज से भर दे, नाज यानी अनाज से, और सब राजसी वस्त्र उतार राजा उसी क्षण जंगल की ओर चले गए। उसी रात रानी को सपना हुआ कि कल की रात तेरी मनोकामना पूरी होने वाली है। रानी बहुत पछता रही थी, पर फौरन ही रानी राजा को खोजती खोजती उस सराय में पहुंच गई जहां वह टिके हुए थे। रानी भेष बदलकर सेवा करने वाली भटियारिन बनकर राजा के पास रात में पहुंची। रात भर उसके साथ रही और सुबह राजा के जगने से पहले सराय छोड़कर महल में लौट गई। राजा सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चले गए। 2 ही दिनों में राजा के निकल जाने की खबर राजभर में फैल गई। राजा निकल गए, चारों तरफ यही खबर थी। और उस दिन टोले मोहल्ले के हर आंगन में बरसात के मेघ की तरह यह खबर बरसकर फैल गई कि चंदा के बाल बच्चा होने वाला है। नुक्कड़ पर जमुना सुनार की कोठरी में फिंकती सुरही रुक गई। मुंशी जी ने अपना मिजान लगाना छोड़ दिया। विस्फारित नेत्रों से ताककर यानी विस्मित नेत्रों से ताककर खबर सुनी। बंसी किराने वाले ने कुएं में से आधी गई रस्सी खींच डोल मन पर पटक कर सुना। सुदर्शन दर्जी ने मशीन के पहिए को हथेली से रगड़कर रोककर सुना, और हंसराज पंजाबी ने अपनी नील लगी मलगुजी कमीज की आस्तीन चढ़ाते हुए इस बात को सुना। और जगपति की बेवा चाची ने औरतों के जमघट में बड़े विश्वास पर भेद भरे स्वर में सुनाया,
आज 6 साल हो गए शादी को, न बाल न बच्चा, न जाने किसका पाप है उसके पेट में, और किसका होगा सिवाय उस मुस्टंडे कंपाउंडर के। मैं जाने कहाँ से कुलच्छनी इस मोहल्ले में आ गई। इस गली की तो पुश्तों से ऐसी मर्जाद रही कि गैर मर्द औरत की परछाई तक नहीं देख पाए। यहाँ के मर्द तो बस अपने घर की औरतों को जानते हैं, उन्हें तो पड़ोसी के घर की जनानियों की गिनती तक नहीं मालूम। यह कहते कहते उनके चेहरा तमतमा आया और सब औरतें देवलोक की देवियों की तरह गंभीर बनी, अपनी पवित्रता की महानता के बोझ से दबी धीरे धीरे खिसक गई। सुबह ये खबर फैलने से पहले जगपति टाल पर चला गया था, पर सुनी उसने भी आज ही थी। दिन भर वह तख्त पर कोने की ओर मुंह किए पड़ा रहा, न ठेके की लकड़ियां चिरवाई, न बिक्री की ओर ध्यान दिया, न दोपहर का खाना खाने ही घर गया। जब रात अच्छी तरह फैल गई, वह हिंसक पशु की भांति उठा। उसने अपनी अंगुलियां चटकाई, मुट्ठी बांधकर बाह का जोर देखा तो नसें तनी और बाह में कठोर कंपन सा हुआ। उसने 3-4 पूरी सांसें खींची और मजबूत कदमों से घर की ओर चल पड़ा। मैदान खत्म हुआ, कंकड़ की सड़क आई, सड़क खत्म हुई, गली आई, पर गली के अंधेरे में घुसते वह सहम गया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे पकड़कर सारा रक्त निचोड़ लिया। उसकी फटी हुई शक्ति की नस पर हिम शीतल होंठ रखकर सारा रस चूस लिया और गली के अंधेरे की हिकारत भरी कालिख और भी भारी हो गई, जिसमें घुसने से उसकी सांस रुक जाएगी, घुट जाएगी। जो कालिख यानी नफरत से भरी हुई जो कालिख है, वह पीछे मुड़ा पर रुक गया। फिर कुछ संयमित होकर वह चोरों की तरह निशब्द कदमों से किसी तरह घर की भीतरी देहरी पर पहुंच गया। दाईं ओर की रसोई वाली दहलीज में कुप्पी टिमटिमा रही थी, यानी जो तेल डली हुई शीशी जल रही थी, कुप्पी वो टिमटिमा रही थी। चंदा अस्त व्यस्त सी दीवार से सिर टिके शायद आसमान निहारते निहारते सो गई थी। कुप्पी का प्रकाश उसके आधे चेहरे को उजागर किए था और आधा चेहरा गहन कालिमा में डूबा अदृश्य था। वह खामोशी से खड़ा ताकता रहा। चंदा के चेहरे पर नारित्व की प्रौढ़ता आज उसे दिखाई दी। चेहरे की सारी कमनीयता न जाने कहाँ खो गई थी। उसका अछूतापन न जाने कहाँ लुप्त हो गया था। फूला फूला मुख जैसे टहनी से तोड़े फूलों को पानी में डालकर ताजा किया गया हो, जिसकी पंखुड़ियों में टूटन की सुरमई रेखाएं पड़ गई हों, पर भीगने से भारीपन आ गया हो। उसके खुले पैर पर उसकी निगाह पड़ी तो सूजा सा लगा, एड़ियां भरी सूजी सी और नाखूनों के पास अजब सा सूखापन। जगपति का दिल एक बार महसूस उठा। उसने चाहा कि बढ़कर उसे उठा ले, अपने हाथों से उसका पूरा शरीर छू छू कर सारा कलुष पोंछ दे, उसे अपने सांसों की अग्नि में तपाकर एक बार फिर पवित्र कर ले और उसकी आंखों की गहराइयों में झांक कर कहे, देवलोक से किस शापवश निर्वासित हो तुम, इधर आ गई। चंदा, यह शाप तो अमिट था। ऐसा किसका भाव है? जगपति का भाव है चंदा के प्रति। तभी चंदा ने हड़बड़ा कर आंखें खोली। जगपति को सामने देख उसे लगा कि वह एकदम नंगी हो गई हो। अतिशय लज्जित, यानी बहुत ज्यादा लज्जा का भाव उसमें आ गया हो और उसने अपने पैर समेट लिए, घुटनों से धोती नीचे सरकाई और बहुत ही संयत सी उठकर रसोई के अंधेरे में खो गई। जगपति एकदम हताश हो वहीं कमरे की देहरी पर चौखट से सिर टिका बैठ गया। नजर कमरे में गई तो लगा कि प्राय स्वर यहाँ गूंज रहे हैं, जिसमें चंदा का भी एक है। एक तरफ घर के हर कोने में अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता आ रहा था। एक अजीब निस्तब्धता, असमंजस, गति पर पथभ्रष्ट, शक्लें पर आकारहीन, यानी वहां पर जो जगपति है उसकी हालत कैसी है? वो बहुत ज्यादा हताश है। खाना खा लेते चंदा का स्वर कानों में पड़ा। वह अनजाने ऐसे उठ बैठा जैसे तैयार बैठा हो। उसकी बात की आज तक उसने अवज्ञा न की थी। खाने को तो बैठ गया, पर कोर नीचे नहीं सरक रहा था। तभी चंदा ने बड़े सधे शब्दों में कहा, कल मैं गांव जाना चाहती हूँ। जैसे वह इस सूचना से परिचित था, बोला, अच्छा। चंदा फिर बोली, मैंने बहुत पहले घर चिट्ठी डाल दी थी, भैया कल लेने आ रहे हैं। तो ठीक है। जगपति वैसे ही डूबा डूबा बोला। चंदा का बांध टूट गया और वह वहीं घुटनों में मुंह दबाकर कातर सी फफक कर रो पड़ी। न उठ सकी न हिल सकी। जगपति क्षण भर को विचलित हुआ,
पर जैसे जम जाने के लिए। उसके होठ फड़के और क्रोध के ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए भी वह फूट पड़ा। यह सब मुझे क्या दिखा रही है, बेशरम, बेगैरत। उस वक्त नहीं सोचा था, जब जब मेरी लाश तले। तब तब की बात झूठ है। सिसकियों के बीच चंदा का स्वर फूटा। लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। एक भरपूर हाथ चंदा की कनपटी पर आग सुलगाता पड़ा और जगपति अपनी हथेली दूसरी से दबाता खाना छोड़कर कोठरी में घुस गया और रात भर कुंडी चढ़ाए उसी कालिख में घुटता रहा। दूसरे दिन चंदा घर छोड़कर अपने गांव चली गई। जगपति पूरा दिन और रात टाल पर ही काट देता। उसे वीराने में, तालाब के बगल, कब्र, बबूल और ताड़ के पड़ोस में, पर मन मुर्दा हो गया था। जबरदस्ती वह अपने को वहीं रोके रहता। उसका दिल होता कहीं निकल जाए, पर ऐसी कमजोरी उसके तन और मन को खोखला कर गई थी कि चाहने पर भी वह जा न पाता। हिकारत भरी नजरें सहता, पर वहीं पड़ा रहता। कई दिनों बाद जब नहीं रहा गया तो एक दिन जगपति घर पर ताला लगा नजदीक के गांव में लकड़ी काटने चला गया। उसे लग रहा था कि अब वह पंगु हो गया है, यानी अपाइज हो गया है, बिल्कुल लंगड़ा, एक रेंगता कीड़ा जिसके न आंख है, न कान, न मन, न इच्छा। वह उस बाग में पहुंच गया जहां खरीदे पेड़ काटने थे। दो आरे वालों ने पतले पेड़ के तने पर आरा रखा और कर कर का आबाद शोर शुरू हो गया। दूसरे पेड़ पर बन्ने और शकूरे की कुल्हाड़ी बज उठी। ये दोनों भी इसमें पात्र हैं, बन्ने और शकूरे। और पांव से दूर उस बाग में एक लयपूर्ण गांव से दूर उस बाग में एक लयपूर्ण शोर शुरू हो गया। जड़ पर कुल्हाड़ी पड़ती तो पूरा पेड़ थर्रा जाता। करीब के खेत की मेड़ पर बैठे जगपति का शरीर भी जैसे कांप कांप उठता। चंदा ने कहा था, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया, क्या वह ठीक कहती थी? क्या बच्चन सिंह ने टाल के लिए जो रुपए दिए थे उसका ब्याज इधर चुकता हुआ? क्या सिर्फ वही रुपए आग बन गए जिनकी आंच में उसकी सहनशीलता, विश्वास और आदर्श मोम से पिघल गए? शकूरे बाग से लगे दड़े पर से किसी ने आवाज लगाई। शकूरे ने कुल्हाड़ी रोककर वहीं से हाँक लगाई। कोने के खेत से लीक बनी है, जरा मेड़ मारकर नंघाला गाड़ी। नंघाला यानी निकाल ला गाड़ी। जगपति का ध्यान भंग हुआ। उसने मुड़कर दड़े पर आंख गड़ाई। दो भैंसा गाड़ियां लकड़ी भरने के लिए आ पहुंची थी। शकूरे ने जगपति के पास आकर कहा, एक गाड़ी का भुर्त तो हो गया, बल्कि 1.5 का। अब इस पतरिया पेड़ को न छांट दे। जगपति ने उस पेड़ की ओर देखा जिसे काटने के लिए शकूरे ने इशारा किया था। पेड़ की शाखा हरी पत्तियों से भरी थी। वह बोला, अरे यह तो हरा है, अभी इसे छोड़ दो। यानी 1.5 गाड़ी तो भर गई थी, लेकिन अब बचे हुए पतले पेड़ को भी वो छांटने की बात कर रहे थे, गाड़ी को पूरा भरने के लिए। हरा होने से क्या, उखट तो गया है, न फूल का न फल का। अब कौन इसमें फल फूल आएंगे? 4 दिन में पत्तियां झुरा जाएंगी। शकूरे ने पेड़ की ओर देखते हुए उस्तादी अंदाज से कहा, जैसा ठीक समझो तुम। जगपति ने कहा और उठकर मेड़ पक्के कुएं पर पानी पीने चला गया। दोपहर ढलते गाड़ियां भरकर तैयार हुई और शहर की ओर रवाना हो गई। जगपति को उसके साथ आना ही पड़ा। गाड़ियां लकड़ी से लदी शहर की ओर चली जा रही थी और जगपति गर्दन झुकाए कच्ची सड़क की धूल में डूबा भारी कदमों से धीरे धीरे उन्हीं की बजती घंटियों के साथ निर्जीव सा बढ़ता जा रहा था। कई बरस बाद राजा परदेश से बहुत सा धन कमाकर गाड़ी में लादकर अपने देश की ओर लौटे। माँ सुनाया करती थी, राजा की गाड़ी का पहिया महल से कुछ ही दूर पतेल की झाड़ी में उलझ गया। हर तरह कोशिश की पर पहिया न निकला। तब एक पंडित ने बताया कि संकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर इसमें छुआ दे तो पहिया निकल जाएगा। वहीं 2 बालक खेल रहे थे। उन्होंने यह सुना तो कूद कर पहुंचे और कहने लगे कि हमारी पैदाइश सकट की है, पर सुपारी तब लाएंगे
जब तुम आधा धन देने का वादा करो। राजा ने बात मान ली। बालक दौड़े दौड़े घर गए, सुपारी लाकर छुआ दी और फिर घर का रास्ता बताते आगे आगे चले। आखिर गाड़ी महल के सामने उन्होंने रोक ली। राजा को बड़ा अचरज हुआ कि हमारे ही महल में ये बालक कहाँ से आ गए। भीतर पहुंचे तो रानी खुशी से बेहाल हो गई। पर राजा ने पहले उन बालकों के बारे में पूछा तो रानी ने कहा कि ये दोनों बालक उन्हीं के हैं, राजकुमार है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। रानी बहुत दुखी हुई। गाड़ियां जब टाल पर आकर लगी और जगपति तख्त पर हाथ पैर ढीले करके बैठ गया तो पगडंडी से गुजरते मुंशी जी ने उसके पास आकर बताया, अभी उस दिन वसूली में मैं तुम्हारी ससुराल के नज़दीक एक गांव में जाना हुआ तो पता लगा कि 15-20 दिन हुए चंदा के लड़का हुआ है। और फिर जैसे मोहल्ले में सुनी सुनाई बातों पर पर्दा डालते हुए बोले, भगवान के राज में देर है, अंधेर नहीं जगपति भैया। जगपति ने सुना तो पहले उसने गहरी नज़रों से मुंशी जी को ताका, पर वह उसके तीर का निशाना ठीक ठाक नहीं खोज पाया। पर सब कुछ सहन करते हुए बोला, देर और अंधेर दोनों है। अंधेर तो सरासर है, तिरिया चरित्र है सब। बड़े बड़े हार गए। कहते कहते मुंशी जी रुक गए, पर कुछ इस तरह जैसे कोई बड़ी भेद भरी बात है जिसे उनकी गोल होती हुई आंखें समझा देंगी। जगपति मुंशी जी की तरफ ताकता रहा। मिनट भर मनहूस सा मौन छाया रहा। उसे तोड़ते हुए मुंशी जी बड़ी दर्द भरी आवाज में बोले, सुन तो लिया होगा तुमने। क्या कहने को जगपति कह गया, पर उसे लगा कि अभी मुंशी जी उस गांव में फैली बातों को बड़ी बेदर्दी से कह डालेंगे। उसने नाहक पूछा। तभी नाहक यानी बेवजह बिना मतलब पूछ लिया। तभी मुंशी जी ने उसकी नाक के पास मुंह ले जाते हुए कहा, चंदा दूसरे के घर बैठ रही है, कोई मधुसूदन है वहीं का, यानी दूसरे से विवाह कर रही है और उसका नाम क्या बताया, मधुसूदन। पर बच्चा दीवार बन गया है। चाहते तो वो यही है कि मर जाए तो रास्ता खुले, पर राम जी की मर्जी। सुना है बच्चा रहते भी वह चंदा को बैठाने को तैयार है। जगपति की सांस गले में अटक कर रह गई। बस आंखों में मुंशी जी के चेहरे पर पथराई सी जड़ी थी, यानी उसकी आंखें जड़वत हो गई थी। मुंशी जी बोले, अदालत से बच्चा तुम्हें मिल सकता है, अब काहे का शर्म लिहाज अपना कहकर किस मुंह से मांगू बाबा। हर तरफ तो कर्ज से दबा हूँ, तन से, मन से, पैसे से, इज्जत से, किसके बल पर दुनिया सजाने की कोशिश करूं। कहते कहते वह अपने में खो गया। मुंशी जी वहीं बैठ गए। जब रात झुकाई तो जगपति के साथ ही मुंशी जी भी उठे। उसके कंधे पर हाथ रखे वे उसे गली तक लाए। अपनी कोठरी आने पर पीठ सहलाकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। वह गर्दन झुकाए गली के अंधेरे में उन्हीं ख्यालों में डूबा ऐसे चलता चला आया जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर कुछ ऐसा बोझ था जो न सोचने देता था और न समझने। जब चाची की बैठक के पास से गुजरने लगा तो सहसा उसके कानों में भनक पड़ी, आ गए सत्यानाशी, कुल बोरन, यानी कुल को खत्म करने वाले। उसने जरा नजर उठाकर देखा तो गली की चाची भौजाइयां बैठक में जमा थी और चंदा की चर्चा छिड़ी थी, पर वह चुपचाप निकल गया। इतने दिनों बाद ताला खोला और बरोठे के अंधेरे में कुछ सूझ न पड़ा तो एकाएक वह रात उसकी आंखों के सामने घूम गई जब वह अस्पताल से चंदा के साथ लौटा था। बेवा चाची का वह जहर बुझा तीर राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए और आज सत्यानाशी, कुल बोरन, और स्वयं उसका वह वाक्य जो चंदा को छेद गया था, तुम्हारे कभी कुछ न होगा। और उस रात की शिशु चंदा, यानी वो पुरानी बातें याद करता है जब एक शिशु के रूप में उसे चंदा नजर आ रही थी। चाची के वो कटु शब्द उसे याद आते हैं और स्वयं के उसके वो वाक्य कि तुम्हारे कुछ न होगा, ये चीज़ें उसे याद आती है। चंदा का लड़का हुआ, वह कुछ और जनती, आदमी का बच्चा न जनती, वह और कुछ भी जनती, कंकड़ पत्थर, वह नारी न बनती, बच्ची ही बनी रहती। उस रात की शिशु चंदा। पर चंदा यह सब क्या करने जा रही है? उसके जीते जी वह दूसरे के घर बैठने जा रही है। कितने बड़े पाप में धकेल दिया चंदा को। पर उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए। आखिर क्या? पर मेरे जीते जी तो यह सब अच्छा नहीं। वह इतनी घृणा बर्दाश्त करके भी जीने को तैयार है, या मुझे जलाने को, यानी मुझे जलाने के लिए या परेशान करने के लिए वो ये कदम उठा रही है। वह मुझे नीच समझती है,
कायर, कायर नहीं तो एक बार खबर तो लेती, बच्चा हुआ तो पता लगता, पर नहीं, वह उसका कौन है, कोई भी नहीं। जगपति ऐसा सोचता है। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहियों को साधकर तन के दलदल से पार ले जाती है। नहीं तो हर औरत वेश्या और हर आदमी वासना का कीड़ा। तो क्या चंदा औरत नहीं रही? वह जरूर औरत थी, पर स्वयं मैंने उसे नरक में डाल दिया। वह बच्चा मेरा कोई नहीं, पर चंदा तो मेरी है। एक बार उसे ले आता, फिर यहाँ रात के मोहक अंधेरे में उसके फूल से अधरों को देखता, निर्द्वंद सोई पलकों को निहारता, सांसों की दूध सी अछूती महक को समेट लेता। आज का अंधेरा, घर में तेल भी नहीं जो दिया जला ले, और फिर किसके लिए कौन जलाए? चंदा के लिए, पर उसे तो बेच दिया था। सिवा चंदा के कौन सी संपत्ति उसके पास थी जिसके आधार पर वह कोई कर्ज देता? कर्ज न मिलता तो यह सब कैसे चलता? काम, पेड़ कहाँ से कटते? और तब शकूरे के वे शब्द उसके कानों में गूंज गए, हरा होने से क्या, उखड़ तो गया है। वह स्वयं भी तो एक उगता हुआ पेड़ है, न फल का न फूल का, सब व्यर्थ ही तो है। जो कुछ सोचता उस पर कभी विश्वास न कर पाया। चंदा को चाहता रहा, पर उसके दिल में चाहत न जगा पाया। उसे कहीं से एक पैसा मांगने पर डांटता रहा। किसको? चंदा को। पर खुद लेता रहा, और आज वह दूसरे के घर बैठ रही है। उसे छोड़कर वह अकेला है। हर तरफ बोझ है जिसमें उसकी नस नस कुचली जा रही है, रग रग फट गई है, और वह किसी तरह टटोल टटोल कर भीतर घर में पहुंचा। रानी अपने कुल देवता के मंदिर में पहुंची। माँ सुनाया करती थी। अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। राजा देखते रहे। कुल देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी दैवी शक्ति से दोनों बालकों को तत्काल जन्मे शिशुओं में बदल दिया। यानी रानी का जो अस्तित्व था वो सिद्ध वो कर पाई। राजा देखते रहे। रानी की छातियों में दूध उभर आया और उनमें से धार फूट पड़ी जो शिशुओं के मुंह में गिरने लगी। राजा को रानी के अस्तित्व का सबूत मिल गया। उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिए और कहा कि तुम देवी हो, ये मेरे पुत्र हैं। और उस दिन से राजा ने फिर से राजकाज संभाल लिया। यानी राजा ने रानी की पवित्रता को स्वीकार कर लिया। लेकिन जगपति ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि वो एक साधारण मानव है, वो कोई राजा नहीं है। पर उसी रात जगपति अपना सारा कारोबार त्याग अफीम और तेल पीकर मर गया, क्योंकि चंदा के पास कोई देवी शक्ति नहीं थी और जगपति राजा नहीं, बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो जगपति है वो एक साधारण मानव है जो अभावों में जीता है और हालातों से बेबस अपनी पत्नी चंदा पर भी वो भरोसा नहीं कर पाता। राजा ने दो बातें की, माँ सुनाती थी। एक तो रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और दूसरे राज के नए सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम खुदवाकर चालू किया, जिससे राज भर में अपने उत्तराधिकारी की खबर हो जाए। तो यह रानी का जो मंदिर है ये नारी सशक्तिकरण की बात है, या यूं कह सकते हैं कि नारी को मान सम्मान दिलाने के लिए उसने एक बड़ा मंदिर बनवाया ताकि उसकी रानी पर कोई उंगली ना उठा पाए। और अपने बच्चे के माध्यम से अपनी पहचान बनाने के लिए उसने क्या किया, सिक्कों पर उसने अपने बड़े राजकुमार का नाम खुदवाया ताकि उसकी वंश परंपरा को सब जान पाए या उसके वंशजों को लोग जान पाए। जगपति ने मरते वक्त दो पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम और दूसरा कानून के नाम। जो काम राजा ने किया वो जगपति नहीं कर पाया। उसने क्या किया, दो पर्चे छोड़े, एक तो चंदा के नाम और दूसरा कानून के नाम। चंदा को उसने लिखा था, चंदा मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। अभी 1-2 दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। तो यहाँ पर जगपति क्या कहना चाहता है कि मैं अपने पश्चाताप के कारण मर रहा हूँ। मैं बहुत पहले मर चुका था, बच्चे को लेकर जरूर चली आना। कानून को उसने लिखा, यानी दूसरे पर्चे में उसने क्या लिखा कि किसी ने मुझे मारा नहीं, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। उसमें जहर है। मैंने अफीम नहीं, रुपए खाए हैं। मेरे रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर न आ जाए।
आग बच्चे से दिलवाई जाए, बस ये जगपति की आखिरी इच्छा थी। माँ जब कहानी समाप्त करती थी और आसपास बैठे बच्चे फूल चढ़ाते थे, मेरी कहानी भी खत्म हो गई। पर यहाँ पर फूल चढ़ाने जैसी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जगपति और चंदा उन परिस्थितियों का सामना उस प्रकार से नहीं कर पाए जैसे माँ की कहानियों के राजा और रानी ने किया था। तो यहाँ पर तत्कालीन परिस्थितियों से आहत जगपति और चंदा की कहानी है। इसके साथ साथ पौराणिक कथानक जो राजा निर्बंसिया है उसको यहाँ पर आधार बनाया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।